हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्स होते क्या हैं, रिसोर्स की लाइफ में हमारा क्या रोल है, हम ह्यूमंस का क्या रोल है और हमारी लाइफ में रिसोर्सेज का क्या रोल है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले बात आती है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज। आप बुक पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो पानी भी क्या रिसोर्स है या बुक भी क्या रिसोर्स है। आंसर यस, वो रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो ह्यूमन नीड को पूरा कर रही है। आप पानी पी रहे हैं, पानी क्या करती है, क्विंच द थ्रस्ट, आपके प्यास को बुझा रही है, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। बुक क्या कर रहे हैं, आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कर रही है, वो आपको नॉलेज गेन करवा रही है, तो आपके लिए वो क्या है, रिसोर्स है। तो व्हाट आर रिसोर्स, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सके। एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। अब जो वो रिसोर्सेज हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। ठीक है, माना कि चलो पानी है, पानी अब आपको प्यास लगी है, अब पानी आप तभी पी पाओगे ना जब वो आपके पास होगा। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, आप उसे ले सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। अगर हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप घर पे हो तो घर पे तो आप नॉर्मल पानी पी लोगे, लेकिन अगर आप बाहर हो तो बाहर आपको उस पानी को पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, पे करना पड़ेगा, पैसे का पानी आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें उसकी वैल्यू भी ऐड हो गई। तो मतलब आप उसे खरीद भी पा रहे हैं, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। कोई आपको थोड़ी सोसाइटी में वो पानी पीने से मना करेगा कि नहीं पीना। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और दैट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे रिसोर्स क्रिएशन। अब वहाँ पे आपको पता है, आपको इस तरह का डायग्राम दिया है आपकी बुक में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, देखो जो ह्यूमन नीड है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करते हैं भाई, एनवायरनमेंट से रिसोर्स वही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, रिसोर्स निकालेंगे। अब रिसोर्स किनकी हेल्प से निकालेंगे, टेक्नोलॉजी से। भाई कोई भी चीज़ अगर रॉ फॉर्म में है तो वो रॉ फॉर्म में कैसे, हाथों से तो नहीं निकाल पाएंगे ना, उसके लिए उनको क्या चाहिए, टूल्स की नीड पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की नीड पड़ेगी। टेक्नोलॉजीज के साथ फिर वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे उसको प्रोसेस करा जाएगा, उसको रॉ फॉर्म से ट्रांसफ़र करा जाएगा एक यूज़फुल रिसोर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो रखे हैं, यहाँ पे ये इंटरडिपेंड है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो ह्यूमन है वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट हो रखा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्स होता है, क्या उसको कोई एनिमल निकाल सकता है, नहीं। अगर मैं बोलूँ क्या प्लांट निकाल सकते हैं, नहीं। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन ही कैलिबर है, ह्यूमन के पास ही कैपेबिलिटी है उस रिसोर्स को एनवायरनमेंट से निकालने के लिए। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, मतलब ये जो तीनों है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो ह्यूमन्स आर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन्स यूज टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म नेचर एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, अगर हम आगे बात करें, आर रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो रिसोर्सेज हैं क्या वो फ्री गिफ्ट्स हैं? पहले के टाइम की बात करूँ तो यस, वो थे फ्री रिसोर्सेज, लेकिन आज के टाइम की बात करूँ तो नहीं। पहले टाइम पे लोग यूज़ कर लेते थे, लेकिन आज अब इतना यूसेज हो गया है ना इनका कि हम इनको ये भी भूल चुके हैं कि एक टाइम पे ना आके ये ख़त्म भी हो सकते हैं। तो आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? नो, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स टू यूजफुल रिसोर्स, है ना। जो ह्यूमन्स है वो एक एसेंशियल चीज़ है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास ही कैपेसिटी है
कि वो नेचुरल रिसोर्स को, जो उनको रॉ फॉर्म में रिसोर्स मिल रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर पाए यूज़फुल रिसोर्स में। तो अगर अब आगे पढ़े इस चैप्टर में, ये आपने समझ लिया है इंटर रिलेशन, ओके। अगर अब आगे पढ़े तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स आता है। ये आपकी जो बुक में गिवन है बहुत ही ब्रीफ सा गिवन है, तो इसमें लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आपको ज़्यादा इसमें दिया है क्योंकि ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे जाएं तो उन्हें क्लासीफाई करा गया है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। लाइक आपके बायोटिक में हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स, एबायोटिक में हो गए मिनरल्स एंड वाटर। अब एग्जॉस्टिबिलिटी से इनको देखा जाए तो सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड सम आर नॉन रिन्यूएबल। अब अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, मतलब रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन रिसोर्सेज के आप क्या कर सकते हो? रिप्लेनिश कर सकते हो, अगेन इनको आप बना सकते हो। जैसे कि आपके हो गए सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा पेड़ उगा सकते हो ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पेड़ बस अभी लिमिटेड है, वो दोबारा नहीं उगेंगे, नहीं, हम उन्हें दोबारा उगा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड है, जो ख़त्म हो सकते हैं, तो हमें वो दोबारा गेन करने में टाइम लग जाएगा, है ना। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, जो फॉसिल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉसिल फ्यूल अगर जब दोबारा बनेंगे तो इनको कितना टाइम लगता है? ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है? तो आप बोलोगे मैम ये इसलिए नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि फॉसिल फ्यूल को दोबारा फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं बाय ओनरशिप। देखो, अब वो रिसोर्स किसका है, उसके बिहाफ पे अब इधर क्लासिफिकेशन है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो ठीक है, अगर वो उसका पर्सनल रिसोर्स है, जैसे कि हमारी फार्मिंग हो गई, हमारी खेती हो गई, जो उस खेती का मालिक है वो उसका क्या हो जाएगा? वो उसका एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी में क्या होता है? उसे वो सारे कम्युनिटी के लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी में पार्क होते हैं, ठीक है, पार्क में क्या होता है? हम कोई कम्युनिटी के लोग चले जाते हैं तो वो कम्युनिटी के बेसिस पे हो गया। नेशनल बेसिस पे होता है कि बिलोंग टू अ नेशनल, लाइक रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा अगर हम भारत देश में कहीं भी जाए तो कोई मना कर देगा कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेशनल रिसोर्स है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल की, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, जैसे कि ओशन रिसोर्स। इसमें एक आता है आपका ओपन रिसोर्स है। इसमें क्या होता है? ओपन ओशियन, मतलब कि कुछ ओशियन का पार्ट होगा जो किसी कंट्री का होगा, उसे नॉटिकल्स में भी हम मेजर करते हैं। तो बाकी आगे जो भी उसके ओशन होगा उस कंट्री के पार्ट के आगे, वो सारा क्या होगा? आपको ओपन ओशियन में आ जाएगा, मतलब वो किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो सबका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय डेवलपमेंट स्टेटस। अब इसमें भी इनकी क्लासिफिकेशन है। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अभी हम उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, वो फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, इसमें आपका विंड एनर्जी भी है। और डेवलप्ड रिसोर्स कौन से होते हैं? रेडी एंड बीइंग यूज्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, कि अभी वो रेडी हो रखे हैं और हम उन्हें यूज़ करते जा रहे हैं, और पता है इतना यूज़ कर चुके हैं कि वो अब क्या होने, आने वाले टाइम पे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब उन्हें अब उन रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करने की नीड है। जैसे कि आपके फॉसिल्स हो गए, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि आप बोलोगे ना इनको तो क्या होगा, इनको दोबारा रिफॉर्म होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ स्टॉक की, अवेलेबल बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि ये अवेलेबल तो है लेकिन हम इन्हें टेक्नोलॉजी की वजह से क्या नहीं कर पा रहे? यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल है वाटर H2O का। अब हमें ये तो पता है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन हम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम इससे क्या करें, हाइड्रोजन को अलग कर दें।
क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स की, तो ये पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट कैन बी यूज्ड विद करंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब कि स्टॉक का एक पार्ट है कि हम उन्हें अभी करंट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट सब में नहीं कर रहे। जैसे आप अगर रिवर्स में देखोगे तो रिवर्स में आप देखोगे कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं उसमें से कुछ रिवर्स में ही हमने हाइड्रो प्लांट्स लगा रखे हैं, सब में नहीं लगाए हुए हैं। अब अगर इधर बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कि पहले हम कैसे चीज़ें यूज़ कर रहे थे, आज हम और एडवांस में चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। लाइक जैसे आपका हो गया पहले टाइम पे क्या था, कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे थे, फिर हम लैपटॉप पे आ गए, इवन टैब पे आ गए, टच स्क्रीन फ़ोन पे आ गए, अब तो एआई का ही ज़माना आ गया है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अर्लियर माना जाता था कि ठीक है जो रिसोर्सेज हैं आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, लेकिन इतना फ्री मान लिया ना कि उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ ना कि पहले टाइम पे लोग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो आज के टाइम पे ना रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया है। मतलब अगर रिसोर्स लिविंग बींग्स होते ना या बोल पाते, तो वो कहते कि ह्यूमंस ने हमें एक्सप्लॉइट करके रख दिया है, ठीक है। तो आज वो अब उसको अर्लियर बिलीफ की वजह से उसको इतना फ्री गिफ्ट मान लिया है कि क्या हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है अब रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हमें उन्हें कंजर्व करने की बहुत नीड है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि ठीक है, अब देखो, अब आप एक खुद बताओ, जब इतना यूसेज होगा रिसोर्सेज का तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी। तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ अ फ्यू। कुछ लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए क्या हो रहा है, रिसोर्स का डिप्लीशन, है ना। जैसे कि चलो अगर एक आदमी है, उसका काम एक फ्लोर में हो रहा है, लेकिन नहीं, अब उसे लग रहा है कि भाई मैं एक फ्लोर से तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैंने इस लाइन में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी तो भाई और पैसा कमाऊँगा, तो वो क्या करेगा, मतलब वो लैंड भी उसने क्या करा, यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए ना, फुलफिल द ग्रीड ऑफ अ फ्यू की कुछ मतलब लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करा, उस रिसोर्स को क्या कर दिया, डिप्लीट कर दिया। क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे अगर चलो और फैक्ट्रीज या वो मकान ना बनाता तो वहाँ पे वो चीज़ किसी और के लिए इसमें यूज़ हो सकती थी, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज पहुंचेंगी, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। तो डिवीजन भी हो जाएगा, जिनके पास रिसोर्सेज अवेल होगा वो रिच हो जाएंगे और बेचारे पुअर लोग रिसोर्सेज को अवेल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कितना होनी चाहिए भाई, रिसोर्सेज एक तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल बंटना चाहिए, कि मतलब जिसको जितनी नीड है उतना उसको मिल जाए। ऐसा नहीं कि मुझे नीड मतलब कुछ की है और मैं लेती चली जाऊँ, नहीं, जितना मुझे नीड है रिसोर्स उतना मिल जाए, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। अब एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं इसकी वजह से, डिप्लीशन की वजह से, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े तो अब देखो नीड फॉर, अभी मैंने आपको समझाया ना कि नीड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि क्यों नीड है यार, नीड इसलिए है क्योंकि ताकि वो सबकी नीड के अकॉर्डिंग वो आप रिसोर्सेज उनको अवेल हो जाए, उनको मिल जाए, ठीक है, वो सस्टेन कर पाएँ। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इक्वालिटी के साथ वो रिसोर्सेज मिलेंगे, है ना, इक्वालिटी मतलब आप समझते हो ना, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आया है आपका इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उतना जितना नीड है उतना मिल जाए, उतना मिले। तो
ओके, एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब सस्टेन करने के लिए। अब ग्लोबल पीस, देखो ग्लोबल पीस करने मतलब ग्लोबल पीस होने के लिए भी ये ज़रूरी है। इफ़ करंट ट्रेंड ऑफ ओवर यूज बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, क्या होगा, खतरे में आ जाएगा ना, कंट्रीज कंटिन्यूस, इट थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट। अगर कुछ ही लोगों के हाथ में सिर्फ रिसोर्सेस रहा, कुछ ही लोगों के इंडिविजुअल्स में अगर रिसोर्सेस रहा, तो वो क्या करते चले जाएंगे भाई, वो पैसे कमाने के लिए ग्रीडी नो, अपनी ग्रीडी को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, उस रिसोर्स को वो ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ओवर यूज़ करना वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, फ्यू हाथ में, फ्यू मतलब ओनली ऑन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में रिसोर्स आएंगे और वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे और लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, जब ये चीज़ ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्स ना आए, है ना, मतलब कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज ऐसे ना आए, तो उसके लिए किस चीज़ की नीड है, रिसोर्स प्लानिंग की नीड है। किस चीज़ की नीड है, रिसोर्स प्लानिंग की नीड है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि इट इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, कि ये क्या है, इट इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल, है ना, क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे रिच हो पुअर हो, वो ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली क्या कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ, जी पाएँ, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट को हार्म भी ना पहुँचे, हमारी नीड भी पूरी हो जाए, और फ्यूचर जनरेशन को, जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े। सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट दैट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके ऊपर बात होती है, और कौन से समिट पे होती है, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट बैठती है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड इसके बारे में बात होती है, चर्चा होती है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में होता है जून 1992 में, जिसको 100+ हेड्स ऑफ स्टेट्स क्या करते हैं, अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। और यहाँ पे किस पे फोकस होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस होता है, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे फिर क्या करा जाता है, अब आउटकम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी बनाए जाते हैं कुछ, और अडॉप्टेड एजेंडा 21, और जो एजेंडा 21 है, जिसमें 21 रूल्स होते हैं, उनको अडॉप्ट किया जाता है, मतलब उनको अपनाया भी जाता है, ठीक है। अब एजेंडा 21 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ग्लोबल एक्शन प्लान होता है ये किसके लिए, फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कहाँ साइन करा जाता है, साइंड एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब UNCED में। अब इसके फोकस एरिया क्या क्या होते हैं, कॉम्बैक्ट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, तो प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एजेंडा 21, अब इसमें क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर इट्स ओन प्लान, कि हर गवर्नमेंट एक लोकल लेवल पे प्लान्स को प्रोवाइड करे, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सके। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल लेवल पर क्या करें, स्टेप्स को प्रमोट करें, ताकि एनवायरनमेंट को प्रिवेंट, मतलब एनवायरनमेंट की रक्षा करी जा सके, उसको बचाया जा सके। अब आगे बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। नाउ रिसोर्स प्लानिंग, वाइस एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग इस टाइप की होनी चाहिए ना, कि भाई सबकी नीड भी पूरी हो जाए और वाइजली यूज हो, ऐसा ना हो कि मतलब ओवर यूज़ फिर उसका होता चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वाइस एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि भाई वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो वाइस एंड जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। देखो
बच्चों पहली बात तो ये सुनो, पहली चीज़ कि क्या कि इंडिया क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो वहाँ पे रिसोर्सेज को मतलब प्लानिंग रिसोर्स वहाँ पे क्यों ज़रूरी है, ताकि सब लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, चाहे किसी भी सोसाइटी का हो, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को सब क्या कर पाए, सब अवेल कर पाए ना, सब उनको मतलब यूज़ कर पाए। और इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। अब एक बात देखो, डाइवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन। अब किसी स्टेट में कुछ रिसोर्सेज होंगे, कहीं पे कुछ होंगे। जैसे आप देखोगे ना कि आपका क्या कहते हैं, महाराष्ट्र हो गया और यूपी हो गया, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज होंगे, है ना। कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ में आपका कोल हो गया, वहाँ पे कोल बहुत होता है, छत्तीसगढ़ झारखंड में वहाँ पे कोल बहुत है। कुछ स्टेट में कोल की कमी है, ठीक है। तो कुछ क्या होगा कि सम रीजन्स में कुछ रिच रिसोर्सेज हैं और सम रीजन में कुछ रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उन सब को, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि चलो मान लिया कि छत्तीसगढ़ में कोल है तो उसको और रिसोर्सेज ना मिले, या वो ये रिसोर्सेज औरों में ना दे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु में अगर कुछ और रिसोर्स है तो वो वही सारा यूज़ करेगा, नहीं। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की इसलिए नीड है, ताकि हर स्टेट को जो रिसोर्सेज हैं वो क्या करा पाएँ, वो फुलफ़िल करवा पाएँ। तो इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका ये क्वेश्चन आता भी है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करना है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, या वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको दोनों में क्या इंडिया का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी। तो अब आपने देख लिया ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे वो डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे ऐसे स्टेट्स भी हैं कुछ जहाँ पे रिच क्या कहते हैं, रिसोर्स रिच स्टेट हैं कुछ, और कुछ में रिसोर्स डेफिसिट हैं। ओके, तो सम रीजन्स आर रिसोर्स रिच, अदर्स आर डेफिशिएंट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन इंडिया, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेस का इंडिया में, कि कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं पे कुछ रिसोर्स, कहीं पे कोल है तो कहीं पे आपका एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट, अदर फेस रिसोर्स शॉर्टेजेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पिछला मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ मैंडेटरी या वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अ कंट्री लाइक इंडिया, अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। कि जैसे बात हो रही है झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिच इन मिनरल्स एंड कोल, इन स्टेट्स में कोल एंड मिनरल बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे अबेंडेंट वाटर रिसोर्सेस है, बहुत वाटर रिसोर्स है, लेकिन बट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं जैसे राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, वेल एंडोव्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पे सोलर विंड एनर्जी है, बट लैक्स वाटर, बट वाटर की यहाँ पे कमी है। अब लद्दाख की बात करूँ तो रिच कल्चर हेरिटेज है, मतलब हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज, बट लैक्स वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइटल मिनरल्स, है ना। लेकिन वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइटल मिनरल्स की क्या है, कमी है। ऑल्सो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। ओके, सो वाई नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। पहली चीज़, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इज़ नेसेसरी एट, देखो एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, रीजनल लेवल पे भी होनी चाहिए, और लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए। इन चारों लेवल पे क्या होना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए, और एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि इन चारों लेवल पे रिसोर्स अवेल हो सकें। ओके, नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस टाइप की होनी चाहिए, मतलब किस टाइप की है, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 मेन स्टेप्स। एक रिसोर्स को प्लान करने के लिए ना, प्लानिंग के लिए 3 स्टेप्स की देखो नीड होती है। पहली चीज़, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले आपने देखा कि, है ना, कि वो जो रिसोर्स है वो कौन सा रिसोर्स है, ठीक है। पहले आपने क्या देखा कि, पहले आपने देखा कि ये जो रिसोर्स है ये कौन सा रिसोर्स है,
विच टाइप, कौन से टाइप का है, ठीक है, ये कौन सा रिसोर्स है। पहले तो आपने देखा कि कौन से टाइप का ये रिसोर्स है। अगर आयरन भी है, कोल भी है, तो कोल भी आप देखोगे तो बहुत टाइप के होते हैं, आयरन भी बहुत टाइप का होता है। तो ये पहले तो कौन सा रिसोर्स है और कौन से टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड मैपिंग का। फिर हम इसको सर्वे करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पूरा ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखने का मतलब कि ऑब्जर्व करेंगे पूरा इसे, कि इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ इसके बारे में अब लिस्ट बना लेंगे हम, किसकी ऑब्जर्वेशन कर ली, इसके यूजेस की, हर चीज़, किसको कैसे कैसे क्या यूज़ करना, कहाँ कहाँ, हर चीज़ हम लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कितना है और कितना ज़्यादा है, ठीक है। तब अब हम थर्ड में देखेंगे कि हमें कितना है, इसकी एक तो क्वालिटी क्या है, प्लस ये कितनी क्वांटिटी में मिला है, ठीक है, हाउ मच। तो अब क्या करेंगे, ये देख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई यहाँ पे कि रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स 3 कॉम्प्लेक्स स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। पहले देख लिया कि भाई कौन से टाइप का रिसोर्स है। देन सर्वेइंग एंड मैपिंग, उसको सर्वे कर लिया कि क्या इसका यूसेज है, ऑब्जर्वेशन, हर चीज़। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अब इसको क्या करा, देख लिया कि कितनी क्वांटिटी में है और क्वालिटी क्या है, ठीक है, ओके। अगर आगे इसी के साथ बढ़े, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है एंड इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, अब प्लानिंग स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, ठीक है। एक बात सोचो कि अगर मान लो कोई भी रिसोर्स मिला है, कोई भी रिसोर्स अगर हमें कहीं मिला है, तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, ठीक है। अब हमें रिसोर्स तो मिल गया, अब हमें अगर पता ही नहीं होगा कि उस रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है ना, या उसको प्रोसेस कैसे करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें स्किल भी तो वो आनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स, देन व्हाट रिक्वायर, स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर, कि भाई रिसोर्स मिल गया, टूल भी, चलो टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्किल्ड मैन पावर भी तो चाहिए ना। और उसके बाद देन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे जो मिलके वो फिर पूरा अच्छे से प्रोसेस्ड होके एक यूज़फुल रिसोर्स बनेगा। मान लो कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर आ गया हमारे कंट्री में। अब जब कंप्यूटर आ गया, लेकिन कंप्यूटर को हम तभी, अब टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। अब मान लो कंप्यूटर तो आ गया, अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि अरे भैया इसे यूज़ कैसे करना है, तो क्या फ़ायदा इस कंप्यूटर का, क्या फ़ायदा इस रिसोर्स का, कि जब हमें यही नहीं पता यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो रिसोर्स में क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स और स्किल्ड मैन पावर। बट जब मैन होंगे, ह्यूमन होंगे, वही तो इसे यूज़ करेंगे ना, तो स्किल्ड भी तो आनी चाहिए ना, तो ह्यूमन ही तो यूज़ करेंगे। अब जब आएगा, हमें जब आता होगा तभी तो हम उस कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, जहाँ पे अब इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो रिसोर्स है, एक क्या बनेगा, एक यूज़फुल रिसोर्स बनेगा, ओके। टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, इंटीग्रेशन विद नेशनल गोल्स। अब देखो, टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, अब हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ी, अब हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे उस रिसोर्स डेवलपमेंट को, प्लान को बनाना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अब हम उसे हमने एक रॉ फॉर्म से एक यूज़फुल रिसोर्स में कैसे बनाया। उसके बाद हम उसको किसके साथ मैच करेंगे, इंटीग्रेशन विद नेशनल गोल्स। फिर हम उसको नेशनल लेवल पे सोचेंगे ना कि हम कंट्री की कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं इस रिसोर्स के साथ, ठीक है। तो आप समझ गए ना यहाँ पे। तो अलाइन रिसोर्स डेवलपमेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स, तो वो रिसोर्स डेवलप तो हो गया है ना, यहाँ तक तो रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। फिर हमने उसको किसके साथ जोड़ दिया, हमने उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ दिया कि ठीक है, अब बनने के बाद हम उसे अब नेशनल लेवल पे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करेंगे उस रिसोर्स से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ एफर्ट, ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो कि स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडिया हैज़ मेड मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स फिर उसी डायरेक्शन में वो बनाई जा रही थी, क्योंकि उनके पास रिसोर्स था कि ठीक है, हम रिसोर्स को रिच करेंगे और यहाँ से
इकोनॉमी को अपनी अब ठीक करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट अनलेस मैच्ड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन। ओके, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी तो नेसेसरी है, लेकिन वो जब तक सफिशिएंट नहीं है, जब तक मैच इन द सेंस कि जब तक हमें पता ना हो कि उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, अब आगे देखते हैं रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। अब एक बात देखो, अब जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे कोल बहुत है, आयरन ओर एंड बॉक्साइट बहुत है, रिच इन मिनरल्स, इन चीज़ों में रिच है, ठीक है। अब फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकवर्डनेस है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीन्स नहीं है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करा जा सके, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा? क्योंकि हमें रिसोर्स तो है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज नहीं है, पुअर गवर्नेंस, ट्राइबल अनरेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब वो रिसोर्स को निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो हम कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे, है ना, वो रिसोर्स का होना ही फिर फ़ायदा नहीं है। रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स। अब देखो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं कि जो रिसोर्सेज तो वहाँ नहीं है बट स्टिल दे आर डेवलप्ड स्टेट, लाइक आपका बहुत ही वेल नोन जगह गुड़गांव, गुरुग्राम, है ना। तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट है कि जैसे वहाँ पे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, बहुत लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ का रीज़न क्या है डेवलपमेंट का? क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं और इवन लोग भी वहाँ पे बहुत दूर दूर से क्या आते हैं, काम के लिए आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए हो बच्चों। अब देखो, वाई रिसोर्स अलोन डोंट इंश्योर डेवलपमेंट। अब आप एक बात यहाँ से सोचो, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइन के चक्कर में पूरा बड़ा ही लाइन बन गई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे कि ठीक है, जो रिसोर्स है अलोन डोंट इंश्योर डेवलपमेंट, जो रिसोर्स है वो एक अपने मतलब रिसोर्स है लेकिन वो अकेले ही क्यों नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी तो चाहिए ना। मैंने अभी तक से यही तो बात मैं बोलती आ रही हूँ कि भाई रिसोर्सेज तो हैं लेकिन अगर उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको प्रोसेस्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो उस रिसोर्स का क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। So technological and institutional support is essential. Colonizing countries use advanced technology to exploit rich colonies. अब जैसे इंडिया का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया है ना, इंडियाज़ कॉलोनियल पास्ट शो दैट मेयर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट इनफ। कि इंडिया क्या था भाई? अब आप एक खुद बात बताओ, जो ब्रिटिशर्स थे, क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आए थे क्या इंडिया में? नहीं, ब्रिटिशर्स थे, पोर्टुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, ये सारे भी तो इंडिया में आए थे ट्रेड करने, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया कि इंडिया क्या था, इंडिया रिच रिसोर्स था, ठीक है, रिच रिसोर्स थे उसके पास, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास क्या थी? वो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, उनके पास क्या था? टेक्नोलॉजी थी। तो वो रिसोर्स वो क्या कर पाए, मतलब रिसोर्स वो ले पाए इंडिया से। फिर नाउ डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि रिसोर्स अलोन डोंट इंश्योर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है भाई? डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, कि भाई वो रिसोर्स कैसे निकालना है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए भाई, वो पढ़ा लिखा भी तो ह्यूमन होना चाहिए ना, या उसे आना तो चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस चाहिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी तो चाहिए, और हिस्टोरिकल एंड सोशल कंडीशंस। चलिए अब आगे आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब एक बात देखो, हम रिसोर्स इतना यूज़ करते जाएंगे तो वो एक टाइम पे तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है भाई? रिसोर्स आर एसेंशियल फॉर ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। रिसोर्स इंपॉर्टेंट है सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए,
ओवर यूज एंड इरेशनल कंजप्शन कैन कॉज। अब जब उसका ओवर यूज करेंगे, इरेशनल यूज करेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ जाएगी, मतलब पुअर एंड रिच, पुअर क्या हो जाएंगे बेचारे, पुअर तो वो सामान ही नहीं ले पाएंगे, और रिच उस सामान को और ले जाएंगे, ठीक है। तो हैव्स और हैव नॉट्स हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, हैव्स और हैव नॉट्स, तो सोसाइटी इसी में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ जाएंगे और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन। अब जब ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाएगी? प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जा रहे हैं। पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। अनइक्वल एक्सेस लीडिंग टू सोशल इश्यूज। अब फिर से वही बात, अनइक्वल एक्सेस होगा ना, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, और किसी के पास होगा ही नहीं। ओके, अब नाउ नीड फॉर कंजर्वेशन एट मल्टीपल लेवल्स। अब मल्टीपल लेवल्स पे कंजर्वेशन की नीड है ना, मतलब कंजर्वेशन शुड हैपन एट, कंजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन इन सब लेवल पे होना चाहिए। कि मैं अकेली हूँ ना, अगर मुझे दिख रहा है कि अगर फालतू लाइट यूज़ हो रही है या कहीं पानी फालतू चल रहा है, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको क्या करूँ? कंजर्व करूँ कि भाई इतना पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसको बंद कर दूँ। कम्युनिटी लेवल पे भी चीज़ें होनी चाहिए, ग्रुप में लोग होने चाहिए कि जाके पेड़ लगाएं, नहीं बहुत चीज़ें। नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर भी कंजर्वेशन के स्टेप्स, मतलब कंजर्वेशन की ज़रूरत है। कि जो कंजर्वेशन है वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ कुछ ग्रुप का काम है, नहीं। जो कंजर्वेशन है वो तीनों लेवल पे होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे भी। जो गांधी जी का व्यूज़ था कंजर्वेशन के ऊपर, उन्होंने क्या कहा था कंजर्वेशन के ऊपर? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि जो नीड है ना सबकी, उसके लिए तो इनफ है भाई कि सबकी नीड पूरी हो जाए, उतना है, लेकिन उतना इनफ नहीं है कि किसी ग्रीड की नीड को पूरा करा जा सके, ठीक है। कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अब आगे देखो, एम्फसाइज्ड सस्टेनेबल एंड माइंडफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने भी, मतलब गांधी जी ने भी काफ़ी इसको प्रमोट किया ना कि ठीक है, एक सस्टेनेबल एंड माइंडफुल यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का। और इस चीज़ को फिर आगे बहुत लोगों ने करा भी, मतलब इनके व्यूज़ को प्रमोट भी किया। रिसोर्स कंजर्वेशन इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड इंटर जनरेशन इक्विटी। इट इज़ की टू बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब आगे देखें, अच्छा ठीक है, ये कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया। कि अगर आप प्लेन एरिया देखोगे ना, तो वो कितना है? 43% है, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब मैं बात करूँ कि भाई देखो ये पहाड़ है, अब पहाड़ पे तो फार्मिंग नहीं होगी ना, फार्मिंग कहाँ होगी? फार्मिंग प्लेन एरिया पे होगी। इस पे अगर कोई फार्मिंग करेगा, उसने बोला कि चलो भैया आज मन है यहाँ पे जाके मैं बीज उगा दूँ पहाड़ों पे, तो क्या होगा? नीचे तो गिर जाएगा वो, नहीं, यहाँ पे नीचे ही तो गिरेगा वो, ठीक है। तो प्लेन एरिया पे मतलब आइडियल माना जाता है इसी को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन्स कितने हैं? 30% है। सोर्स फॉर पेरिनियल रिवर, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। प्लेट्यूज 27% है, जो कि रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे भी हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉरेस्ट की बात करें, बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, लाइक वहाँ पे रोड्स एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फेलो। ओके, मैं बताती हूँ आपको कि फेलो लैंड का मतलब क्या होता है। कुछ जो लैंड है वो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब कि उस चीज़ को क्या करा हुआ है उन्होंने, उस चीज़ को मतलब कैटल्स के लिए ही वो लैंड परमानेंटली रखा हुआ है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आके हम फार्मिंग कर सकते हैं या आके भैया चलो रोड बनाने का मन है यहाँ रोड बना दो, नहीं। वो किसके लिए है? सिर्फ वो ग्रेजिंग के लिए, सिर्फ ग्रेजिंग लैंड है, वो कैटल्स के लिए, कैटल्स काउ शीप इनके लिए है वो बस। लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इन
नेट सोन एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड है जो मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लेस देन 5 ईयर्स, ऐसी लैंड भी है जिसमें अभी तक कल्टीवेशन नहीं किया है लेस देन 5 ईयर्स ना। अब फेलो लैंड्स की बात करते हैं। फेलो लैंड्स क्या होता है बच्चों? फेलो लैंड्स क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, मतलब एक लैंड पे जब वो खेती करते हैं कुछ सालों तक, तो उसके बाद उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पर फिर खेती नहीं करी जाती। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो मिट्टी है ना वो दोबारा क्या हो सके, वो रीगेन कर सके अपने मिनरल्स और रिसोर्सेज को, ठीक है। तो उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी, 5 साल भी। आप लोग ऐसा समझ लो कि वो लोग क्या करते हैं, पहले तो अच्छे से भाई वो उस लैंड का उन्होंने यूज़ कर लिया, फिर उसको अब छोड़ दिया, क्योंकि बेचारी अब वो उसने सारी ताकत तो दे दी भाई, प्लांट्स उगे ना उसके ऊपर, प्लांट्स उगे, पेड़ उगे, खेती हुई उसके ऊपर, तो उसमें क्या करा, उसमें सारा जो उसकी एनर्जी थी, मिनरल्स थे, वो क्या हो गए, सब चले गए, प्लांट्स ले गए। अब बेचारी के पास एनर्जी तो बची नहीं है, तो फार्मर्स ने क्या बोला कि अब बेटा तू एक काम कर, बहुत तूने मेहनत कर ली, अब तू 1-2 सालों तक आराम कर, इससे तेरी शक्तियाँ भी वापस आ जाएंगी, और क्या होगा, फिर से तुम्हारे पास मिनरल्स आ जाएंगे, फिर हम दोबारा से तुमसे मेहनत करवाएंगे, ठीक है। तो फेलो लैंड्स, करंट फेलो लैंड्स कुछ थी जो मतलब कुछ हैं जो एक साल और 1 साल से कम के लिए अभी छोड़ी गई हैं। अदर फेलो 1 to 5 ईयर्स विच आर अनकल्टिवेटेड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी हैं एक्सक्लूडिंग फेलो, परमानेंट पेस्चर्स हो गया, ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लेस देन 5 ईयर्स। ओके, अब आगे की बात करें, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और क्या है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है कि उस फील्ड पे कितनी खेती हुई है, ठीक है, उस फील्ड पे 1 साल में कितना खेती हुई है, उसको क्या बोलते हैं, लैंड यूज फॉर सोइंग क्रॉप्स, उसे बोलते हैं नेट सोन एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है भाई, नेट सोन एरिया जितनी खेती हुई प्लस एरिया सोन मोर देन वन, और ऐसा एरिया भी जिसमें एक से ज़्यादा भी खेती अभी हो चुकी है, एक बारी से ज़्यादा खेती भी हो चुकी है, तो वो टोटल आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा। नाउ अब लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, अगर हम बात करें लैंड यूज़ की इंडिया में, मतलब लैंड यूज़ पैटर्न अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। इसका एक आता है आपका फिजिकल फैक्टर्स, कि वहाँ पे है ना कि अब वहाँ की टोपोग्राफी कैसी होगी, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। ह्यूमन फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कितना है, कितना डेंस एरिया, मतलब कितना पॉपुलेटेड डेंस एरिया है, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप डेटा बस देख लो। जोग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो कितना है टोटल एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास कितना अवेलेबल है, वो 93% अवेलेबल है टोटल एरिया का। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखो इनकम्प्लीट डेटा भी है कुछ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या हुआ कि वहाँ पे एक्सेप्ट असम, वहाँ पे जो लैंड यूज़ था वो क्या हो गई, रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट थी, आगे वो करी ही नहीं गई। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको पता है ना कुछ एरिया किसका है, चाइना का है और कुछ पाकिस्तान का है, तो वहाँ पे सर्वे हुआ ही नहीं, ठीक है। ओके, अब आगे क्या था, डिक्लाइन इन परमानेंट पैस्चर लैंड। जो आप देखोगे ना जो पैस्चर लैंड है वो कम होते चले गए, तो परमानेंट पैस्चर्स हैव डिक्रीज्ड, वो कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। क्यों, लेकिन स्टिल इंडिया मैनेज कर पा रहा है, मतलब टू फीड अ ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, है ना, मतलब स्टिल पैस्चर लैंड कम होने के बाद भी इंडिया मैनेज कर पा रहा है इनको फीड कराने के लिए, मतलब स्टिल वो कैटल पॉपुलेशन को फीड कराने में हेल्प कर पा रहा है। अब कैसे, देखो हाउ इज कैटल पॉपुलेशन फेड, वो भी डिपेंड्स किस में करता है, क्रॉप रेसिड्यू, जो फील्ड हार्वेस्ट कर दी जाती है ना, मतलब जो कल्टीवेट जब क्रॉप्स उगा ली जाती है तो जो उनका रेसिड्यू बचता है वो किसको दे देते हैं, एज अ चारे के रूप में होता है ना, चारा जो गाय को खिलाया जाता है वो भी रेसिड्यू ही होता है उसका वीट का, ठीक है, तो वो दे देते हैं, वो दे दिया जाता है। फूडर फ्रॉम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, जो अदर और अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं उनसे जो बचता है वो दे देते हैं फूडर उन्हें। फॉरेस्ट ग्रेजिंग, और मतलब ग्रेजिंग तो कराते ही है ना थोड़ा उन्हें, वो मतलब ग्रेज भी करवा के लिए आते हैं। और परचेस्ड फॉडर, ओके।
नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिड्यूस पेस्चर लैंड। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं कि जो रिड्यूस पेस्चर लैंड है, मतलब वो पेस्चर जो ये ग्रेजिंग वाले लैंड है, ये क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। देखो पहला चीज़ तो ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, अब कैटल्स ग्रेजिंग कैटल्स ही करेंगी, ठीक है, उनकी वजह से भी हो गया, लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। अच्छा अब आप बोलोगे मैम ओवर ग्रेजिंग तो समझ आ गया कि ठीक है बहुत खिला दिया तो वो घासें तो कम हो सकती हैं, लेकिन ये लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन क्यों भाई, ये कहाँ से आ गया? मतलब वो बेचारी गाय के खाने से मिट्टी कैसे ख़राब हो सकती है, मिट्टी कैसे टूट सकती है, मिट्टी को नुकसान कैसे हो सकता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो गाय होती है ना, जब वो खाती है, जब वो घास को ऐसे, आप देखो वो हमारी तरह चम्मच से लेके तो खाती नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगी भाई, वो घास को क्या करेगी, खींचेगी ना, खाने के लिए खींचेगी ना भाई। तो जब वो घास को खींचती है ना, तो उसके साथ क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है ना वो भी निकल के आ जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर है लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। अब आप समझे, प्रेशर ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, प्रेशर अनसस्टेनेबल ग्रेजिंग हार्म्स बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर फार्मर्स। भाई अनसस्टेनेबल ग्रेजिंग से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हार्म होगा फार्मर्स के ऊपर, और क्या होगा, कॉस्ट उसका बढ़ेगा। क्यों, नीड टू बाय फोडर, अब उन्हें फोडर खरीदेंगे इन्वेस्ट इन फोडर कल्टिवेशन, पुअर कैटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। भाई अगर वो ठीक से खाना पीना नहीं खाएंगी तो प्रॉब्लम होगी ना उनकी हेल्थ को भी, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ओके, अब आगे बात करते हैं अदर अनयूज लैंड्स की। अगर बात करें तो मोस्टली पुअर क्वालिटी सॉइल्स और हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखो अनयूज लैंड्स भी हैं। अब इसमें क्या है कि मोस्टली पुअर क्वालिटी सॉइल्स, अब उसमें क्या है, पुअर क्वालिटी सॉइल्स है, ठीक है, पुअर क्वालिटी सॉइल्स है मतलब मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, लेकिन अगर उसमें ट्रीटमेंट करा जाए ना, कि उसमें फर्टिलाइजर्स डाल दिए, उसकी खुदाई अच्छे से कर दो, मतलब बहुत चीज़ें, तो उसको बनाया जा सकता है। लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, मतलब उसमें फिर वो उतना पैसा लगेगा ज़्यादा, ठीक है, हेंस रिमेन अनयूज्ड और अंडर अनयूटिलाइज्ड। एक्चुअली ये मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है इसको, ठीक है, तो रिमेन अनयूज्ड, तो उसलिए उसको यूज़ नहीं हो रही है, वो कुछ लैंड्स ऐसी भी हैं। अब नेट सोन एरिया की बात करूँ तो नेट सोन एरिया इज़ अबाउट 50% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। वेरिएशन अमंग स्टेट्स, नेट सोन एरिया, अब देखो सबसे ज़्यादा जो नेट सोन एरिया वो कहाँ पर है, पंजाब एंड हरियाणा में, ओवर 80%। अब ऐसा पता है क्यों है, क्योंकि अभी मैं आपको ना आगे एलुवियल सॉइल के बारे में भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ना नॉर्दर्न पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, नॉर्दर्न पार्ट में आता है आपका पंजाब एंड हरियाणा, यूपी भी आता है एक्चुअली इसमें, ठीक है, यूपी भी आता है। नॉर्दर्न पार्ट समझते हो ना, ये देखो भारत का ये वाला पार्ट नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे ना तो यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नेट सोन एरिया इतना क्यों है, पहली चीज़ यहाँ का जो लैंड है ना बहुत फर्टाइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, खेती ज़्यादा होती है, और ये क्या कहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, खेती ज़्यादा होती है, वीट भी बहुत ज़्यादा उगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल आती है ना ऊपर से, पहाड़ों से आती है ना, वो नदियों के साथ आती है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा है, नेट सोन एरिया यहाँ पे इसलिए ज़्यादा है। लो नेट सोन एरिया की अगर बात करें तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे 10% से भी कम है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वैसे ही प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि आपका हो गया वो कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। रीजन्स फॉर लो एनएसए इन दीज स्टेट्स, अब क्या रीज़न हो सकते हैं, नॉर्मल ध्यान रखो, देखो हिली टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट होता है। अब मैंने आपको बताया ना, हिली टेरेन होगा तो वहाँ पे मतलब वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। हाई रेनफॉल एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम, भाई रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाती है, लूमी हो जाती है ना, चिपचिपी नहीं होता उसमें भी। सॉइल इरोजन रिस्क, डिस्करेज कल्टिवेशन, ट्राइबल लैंड प्रैक्टिसेस एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मैथड, लेस परमानेंट फार्मिंग, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी है भाई, जहाँ पे
पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे ना कि भाई पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है या एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो लेस प्रेशर टू कन्वर्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, प्रमोट एन इनएक्सेसिबल रीजन, सॉरी रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रीजन, जहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी तो चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे इसी के साथ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट एरिया कंसर्न, देखो इंडिया का जो फॉरेस्ट है ना, बिलो द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, बिलो 30% एरिया है, और ये ठीक बात नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 recommended this target. Forests are crucial for maintaining ecological balance. Land at the fringes of forest, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, देखो जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो किस पे डिपेंड है, वो फॉरेस्ट पे तो डिपेंड रहती है ना, रिसोर्सेज के ऊपर। दिस लैंड इज ऑफन फ्रेजाइल एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव। लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, अब देख लेते हैं लैंड अंडर कौन से, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूज़ नहीं है, तो वो कौन कौन सी होंगी भाई, सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, रोड एंड रेलवेज, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो ये वो लैंड है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वाली। अगर आगे की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन किससे होता है, कॉज्ड बाय कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड विदाउट प्रॉपर केयर, ठीक है। कंटिन्यूस लैंड मतलब कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड हो रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अब ना ही हम वहाँ पे कंजर्व करने के लिए चीज़ें देख रहे हैं और ना ही उसे सस्टेन करने के लिए चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, नहीं कि हम सोच लें कि नहीं ठीक है अब इसका यूज़ बहुत हो गया, अब इस पर इसकी प्रॉपर केयर कर दें, तो ऐसा नहीं, हम उसको क्या करे जा रहे हैं, ओवर यूज़ करे जा रहे हैं, फार्मिंग करे जा रहे हैं, तो फार्मिंग करे ही जा रहे हैं उस पर। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, देखो आपको क्या है, सॉइल इरोजन है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे ना लैंड डिग्रेडेशन के, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में देखें तो सॉइल इरोजन होगा और लॉस ऑफ फर्टिलिटी, भाई सॉइल ख़राब होगी तो जो वो सॉइल है वो फर्टाइल थोड़ी ना होगी, फिर उस पर आप चीज़ें थोड़ी ना उगा सकते। सॉइल इम्पैक्ट की बात करें, सोशल इम्पैक्ट की, तो रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड लाइवलीहुड लॉस, इकोनॉमिक लॉस, इंक्रीज कॉस्ट टू रिस्टोर लैंड। ओके, अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड की इम्पॉर्टेंस क्या है यार, अगर आपको एक बात देखो कि 90% ऑफ बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड है ना 95%, रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी भी हमें ज़मीन से ही मिल रही है ना, गेहूँ, वीट, ठीक है। और कपड़ा भी अगर मैं बात करूँ तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन भी तो प्लांट से आता है, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा और मकान। अब बोलोगे मैम मकान का क्या, भाई मकान के लिए चलो मान लो फर्नीचर्स, ठीक है, फर्नीचर्स भी तो लकड़ी से बन रहे हैं, ठीक है, तो लकड़ियाँ तो लेना पड़ता है ना उनके लिए। अरे तो मकान भी क्या, मकान क्या उस पर बनते नहीं है, ज़मीन पे मकान बनते हैं, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं भाई, उसके लिए ज़मीन की तो ज़रूरत है। तो जो 95% ऑफ जो लैंड है ना वो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, किसको, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो कि हमें किससे मिलता है, वो ज़मीन से मिलता है, ठीक है। तो लैंड मस्ट बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो लैंड को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है फ्यूचर जनरेशन में के लिए, और करना भी चाहिए। अब लैंड डिग्रेडेशन के कॉसेस एक बार नज़र मार लो। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर आप देखोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ओवर इरिगेशन, मतलब आप देख रहे हो, चलो डिफॉरेस्टेशन समझ आ गया, पेड़ काटते जा रहे हैं। अब यार माना जाता है कि चलो ठीक है यार पेड़ काट लो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप पेड़ काट रहे हो तो वहाँ पे 2-4 पेड़ और उगा दो, या एक नॉर्मल सेइंग, एक कॉमन सेइंग है कि ठीक है एक पेड़ काटो तो एक पेड़ को 10 से 12 साल लगते हैं उसे बड़ा होने में, तो आप उतने उसको उगा दो, है ना, 10 से 12 पेड़ उगा दो। ओवर ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग वाला जो था, ओवर ग्रेज करना, तो उससे क्या होता है भाई, वो मुंह से खींचती है घास को, जिससे क्या होता है वो मिट्टी भी क्या होती है, खिंच जाती है, निकल जाती है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, अब देखो माइनिंग से क्या करते हैं, वो गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, ये गड्ढा खोदा यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने क्या निकाल लिए, चलो
मिनरल्स निकाल लिए, कोल निकाल लिए, फिर इस गड्ढे को ढका ही नहीं, भाई ये गड्ढा गड्ढे का मतलब गड्ढा गड्ढा ही बना हुआ है, तो इससे भी तो लैंड डिग्रेड हो रही है ना, लैंड खराब हो रही है ना इससे। अब ओवर इरिगेशन, अब एक टाइम पे था कि बेचारे फार्मर्स क्या थे कि इरिगेशन चाहिए था उन्हें, लेकिन अब आप देख रहे हो मतलब ओवर इरिगेशन, भैया अब पानी नहीं बचाना, ओवर इरिगेशन कर दिया है, इतना ज़्यादा पानी दे दिया है कि वो मिट्टी क्या है, मिट्टी लूमी हो गई है, मतलब उस पर वो आप देखोगे ना अल्कलाइन के वो आ गए हैं, अल्कलाइन की वो क्या कहते हैं, अल्कलाइन आ गया है, सेलिनिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है, पानी नमकीन होता है, ठीक है। अब पानी क्या होगा, वो ज़मीन पे पड़ रहा है, अब ओवर इरिगेशन हुआ तो अब पानी तो सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन नमक तो रह जाएगा ना उस मिट्टी में, तो मिट्टी वो भी तो ख़राब हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, अब ये तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इंडस्ट्री का जो सारा जो कंटामिनेट्स है वो किस में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। नेचुरल फोर्सेस एक्सैबरेटेड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। अब आगे बात करते हैं, देखो स्टेट वाइज अगर आप बात करो, स्टेट वाइज कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन की, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, माइनिंग की वजह से हो रहा है कि ठीक है गड्ढा कर दिया तो गड्ढा है ही, और गड्ढा भी करेंगे तो वहाँ के पेड़ वेड़ भी तो काट देंगे ना, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, ये भी आपको समझ आ गया। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ओवर इरिगेशन हो रही है, नहीं वाटर लॉगिंग हो गया, सेलिनिटी हो गया और एल्कलिनिटी हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो खारा पानी होता है वो ओवर इरिगेशन हो गया है उधर, अब उससे क्या हो रहा है, पानी तो उड़ गया है, लेकिन जो नमक है वो क्या है, नमक के पार्टिकल्स तो उसी में है ना, वो नमक तो उसी में हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया, डस्ट फ्रॉम मिनरल प्रोसेसिंग, अब देखो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, वो एक लाइमस्टोन होता है जिसको वो करा जाता है, घिसा जाता है, ग्राइंड करा जाता है एक्चुअली, तो उससे जो डस्ट निकलती है, ठीक है, वो डस्ट कहाँ भाई बाहर उड़ के जाएगी, वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम इनहेल भी कर रहे हैं, है ना, अपने बॉडी के अंदर भी लेके जा रहे हैं, पेड़ों पे भी जम रहा है जगह जगह, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पॉल्यूटिंग लैंड एंड वाटर, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या है, यमुना रिवर, है ना, देखा है आपने यमुना का हाल क्या हो रखा है ना, कितना पॉल्यूट हो गया है, मतलब वो वाइट वाइट झाग जैसा पूरा पानी भी उसमें वो मतलब झाग भी नज़र आता है, तो बेस्ट एग्जांपल है इसका ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पॉल्यूटिंग लैंड एंड वाटर, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री जिसके आसपास बनी है वो है ना आपका ओखला बर्ड सेंचुरी, ठीक है, दिल्ली में ओखला बर्ड सेंचुरी अगर आप देखोगे दिल्ली एनसीआर में, तो इसी के पास ही है ये आपका यमुना बैंक भी पड़ता है, तो वहाँ पर क्या है, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है उधर, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये वाला पानी, और मतलब वैसे तो बहुत ही पॉल्यूटेड हो गया है, लेकिन आप देखोगे ना उधर तो और भी ज़्यादा है, वो बहुत पॉल्यूटेड है। ओके अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमने देखा, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, क्या होगा भाई, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी ना, फर्टिलिटी वो अपनी लूज करती चली जाएगी। वाटर इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक्ड बाय डस्ट, ठीक है। अब पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा, कंटैमिनेशन क्या होगा, जो कंटैमिनेंट्स होगा वो सारा वाटर और सॉइल में मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन होगा। नाउ अब किस पे बात करते हैं, नीड फॉर कंजर्वेशन। अब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, रिफॉरेस्टेशन, अब देखो किन किन चीज़ों से इन चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है, कंजर्वेशन की नीड, रिफॉरेस्टेशन करके कंट्रोल ग्रेजिंग कर दी जाए, प्रॉपर माइनिंग क्लोजर हो कि भाई उसे आपने माइनिंग के लिए गड्ढा तो बना दिया लेकिन फिर उसको प्रॉपर तरीके से ढक दो, है ना, कवर कर दो। एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए या ऐसी हम चीज़ करें कि ठीक है वो जो कंटामिनेंट्स हैं वो डायरेक्ट रिवर पे ना जाए ना, डायरेक्ट लैंड पे ना जाए वहाँ पे। अब आगे देखो तो मेजर्स टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, है ना, लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए प्रिवेंट करने के लिए, किसको, लैंड डिग्रेडेशन को। जैसे पहली चीज़ क्या आती है, एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन को आप देखोगे तो प्लांटिंग ट्रीज, है ना, कि भाई ठीक है आपने लकड़ी के लिए पेड़ काट लिया, आपने जितने भी पेड़ काटो, लेकिन वहाँ पे आप क्या करो, एटलीस्ट उतने पेड़ वहाँ पे उगा भी दो ना, या उससे डबल या जितने भी उसको उगा भी दो। तो प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोर फॉरेस्ट कवर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन,
ठीक है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ठीक है, पहला आ गया आपका एफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग कंट्रोल, रेगुलेटिंग लाइफ स्टॉक मूवमेंट टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, उनकी मूवमेंट्स को मतलब वो करा जाए ना, मतलब क्या कहते हैं एक तरह से रेगुलेट, देखना कि ठीक है। और कोई तरीके भी, जैसे आपने पीछे पढ़ा ना कि फोडर वो वहाँ से भी खिला रहे हैं, यहाँ से भी। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा बस इसके बारे में अगर बताऊं तो बस ये जान लो, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होती है, जो जैसे ये क्रॉप्स हो गई ना, जैसे आपके यहाँ पे क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये सारी इधर क्या है क्रॉप्स हैं, तो इनके इधर और इनके इधर वो क्या करेंगे, ग्रासेस होती हैं लंबी लंबी, उनको उगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हवा चलेगी ना, अब जैसे अगर मान लो कि सिर्फ क्रॉप्स होती, ठीक है, मान लो कि सिर्फ इधर क्या होती क्रॉप्स होती, तो अगर जब ये हवा चलती, तो क्या होगा, क्रॉप्स टूट जाएंगी ना, क्रॉप्स टूट भी जाएंगी, क्रॉप्स को नुकसान भी होगा, और जो मिट्टी होगी, मिट्टी भी तो चली जाएगी ना, वो भी अपने जो एसेंशियल मिनरल्स होंगे वो भी उड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे क्या हुआ, लंबी लंबी घासें उगा दी इनके साइड में, यहाँ भी उगा दी, यहाँ भी, ठीक है, ये और इनसे बड़ी हैं, लेकिन हाइट में क्रॉप से बड़ी घासें उगा दी इनके इधर। अब इससे क्या होगा, हवा आएगी तो नुकसान यहाँ नहीं होगा, नुकसान कहाँ होगा, इन ग्रासेस में होगा नुकसान, ठीक है, इन ग्रासेस में नुकसान होगा, ठीक है, ये क्रॉप्स क्या होंगी, बची रहेंगी। तो ये होता है आपका शेल्टर बेल्ट्स। अच्छा, रोज ऑफ ट्रीज प्लांट्स टू रिड्यूस विंड, ठीक है, शेल्टर बेड्स नहीं, सॉरी, ये मैंने आपको ना स्ट्रिप्स वाला बता दिया शायद, शेल्टर बेड्स भी ऐसे ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये आपका स्ट्रिप्स हो जाएगा। शेल्टर बेड्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे इन्होंने घास कर दी, तो यहाँ पे ये ट्रीज भी कर देते हैं, क्या उगा देते हैं, ट्रीज उगा देते हैं, ट्रीज उगा देंगे, या वो क्रॉप्स उगा देंगे, दूसरे प्लांट्स उगा देंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, वो जो ट्रीज होगा वो ट्रीज हवा से बचा लेंगे क्रॉप्स को, ठीक है, इधर आपकी क्रॉप्स आ जाएंगी, और यहाँ पे ये इनके इस साइड में क्या कर देंगे, ट्रीज उगा देंगे, जिससे आपकी जो ये क्रॉप्स होंगी ये हवा से क्या बची रहेंगी, और इनकी जो सॉइल है वो भी उड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स और ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस टू प्रिवेंट शिफ्टिंग सैंड्स, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया ना, थॉर्नी बुशेस मतलब क्या करेंगे, ये घासें तो उगा देंगे उनके साइड में, उनसे हाइट में बड़ी बड़ी, जिससे क्या होगा कि शिफ्टिंग सैंड्स क्या होगी, बची रहेगी, ठीक है, जो मिट्टी है वो उड़ के नहीं जाएगी ना। ये हम पढ़ चुके हैं, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, रिक्लेमिंग एंड इम्प्रूविंग अनयूज्ड डिग्रेडेड लैंड, रेगुलेटिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, रिक्लेमिनेशन ऑफ माइंड एरियाज, प्रिवेंटिंग ओपन स्कार्स ऑन लैंड, है ना, कि उनको माइन करके मतलब माइनिंग के बाद उनको प्रॉपर तरीके से ढक दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ट्रीटिंग एफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज, या मतलब वो जो वहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है ना, क्या कहते हैं इंडस्ट्री से, उसको क्या कर दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें, मतलब उसको निकलने से पहले वो चला जाए नदी में, लेकिन उसमें वो हार्मफुल केमिकल्स ना हो, वो पहले ही किसी तरीके से रिमूव कर दिए जाएं। प्रिवेंट सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अब देखो सॉइल की इंपॉर्टेंस तो खैर आपने उस वक्त भी जान ली, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बच्चों ध्यान रखना। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, और जो सॉइल है ना वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी है, ठीक है, इन मतलब क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल नहीं है, क्या है ये, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड सस्टेन्स वेरियस लाइफ फॉर्म, प्लांट ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो है जो उस मिट्टी में पल रहे हैं, है ना। एक्ट एज ए लिविंग सिस्टम रिच इन ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो भाई ये भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, उनकी तरह है ये भी, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स। हाँ थोड़ा अलग कह सकते हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो बन जाता है उतनी क्वांटिटी में, लेकिन हाँ आप देख रहे हो जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए भी कितना टाइम लग जाता है, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाते हैं। इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब आगे बात करें, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज़ तो लैंडस्केप एंड स्लोप, ठीक है,
दूसरा वो कौन से पेरेंट रॉक से आया है, कि कौन सी नदी के साथ, मतलब वो कहते हैं ना कौन से रिश्तेदारों के साथ वो वहाँ से बहते हुए आया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, वो कौन सी नदी के साथ वो बहते हुए आया ना, कौन से पहाड़ से आया। भाई वो भी बेचारा बैठा था कहीं पहाड़ पे अपना, कि ठीक है बढ़िया धूप सेक रहा था, लेकिन अचानक नदी आती है और उसे ले जाती, कहते चलो भैया साथ चलो हमारे, चलो ठीक है। तो वो मिट्टी कौन से पेरेंट रॉक से आई, बेड रॉक से आई। क्लाइमेट कैसा था वहाँ का, कि बेचारा वो तो बढ़िया अपना धूप में मस्त बैठा था, फिर क्या यार बारिश आ गई, बेचारा मतलब बारिश क्या नदी ले गई उसे भगा के ऐसे एरिया में जहाँ पे ठंडी ही ठंडी है। वैसे वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। टाइम ड्यूरेशन, मतलब उसे कितना टाइम लगा होगा बनने में पूरा, ठीक है। ओके, अब अगर आगे बात करें, नेचुरल फोर्सेस इंक्लूड, नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व, नेचुरल फोर्सेस जिससे वो फॉर्मेशन हुआ होता है, टेम्परेचर चेंजेस, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगी हो गए, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विद इन द सॉइल, सॉइल के अंदर में जो भी केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस हुए होंगे। अब सॉइल कंपोजिशन किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मैटर से। ह्यूमस आपको पता है ना क्या होता है, डिके पार्ट होता है ये प्लांट और एनिमल का, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, इंडिया में सॉइल्स की क्लासिफिकेशन इनके ऊपर बेस्ड है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, वो कैसे फॉर्म हुई है, पीछे देखा ना आपने कैसे बनी, उसकी कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल का। हाँ जी, ये वही सॉइल है जिसके बारे में अभी पीछे मैंने आपसे बात करी थी, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, नेट सोन एरिया वहाँ पे क्या है, ओवर 80% हो चुका है। कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये वही एलुवियल सॉइल है जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे क्या था, देखो, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट सॉइल है ये इंडिया की, मतलब क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना ये पहाड़ों से जब आती है तो ये कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न पार्ट पे आती है ना। तो यहाँ पे जब ये आके गिरती है ना इधर, बच्चों मुझे ना मैप बनाना नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं ये डायरेक्शन बनाती हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, जब ये पहाड़ों से आती है, सॉरी ईस्ट, तो ये आपका नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है। अब जब ये पहाड़ों से आती है, पहाड़ों से आएगी, तो जब आ रही है नदी है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने साथ यहाँ से क्या लेकर आ रही है, मिट्टी लेकर आ रही है ना, मिट्टी लेकर आ रही है यहाँ से। तो वो यहाँ पर ही क्या होते जाएंगे, यहाँ पर ही डिपॉजिट हो जाएंगे वो, ठीक है। कुछ पार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर भी है वो नॉर्दर्न, मतलब ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी इनके क्या हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम हिमालयन रिवर्स, क्यों हिमालयन रिवर्स आती है ना, ऊपर से आती है वो हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन्स पे मिलती है ये, है ना, नॉर्दर्न प्लेस में है ये ज़्यादातर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी है, जैसे डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात और नैरो कॉरिडोर, ऐसे करके पतली पतली है साइड में। कंपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, अब एलुवियल सॉइल बनती किससे है, मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ग्रेन साइज क्या होते हैं, जब मतलब रिवर वैली के और पास जाते हैं ना, तो इसके ग्रेन साइज अगर आप देखोगे, जो रिवर वैली के पास की जो ये मिट्टी होगी ना, वैलीज के पास की मिट्टी, उसके जो ग्रेन साइज होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज, मतलब बड़े होंगे। टेक्सचर वेरिएशन बाय लोकेशन, जैसे अपर रीचेस, पिडमोंट प्लेन्स लाइक डुआर्स, चाओस एंड तराई। coarse soil due to proximity to river source and steeper slopes, larger particles get deposited first। अब जो बड़े particles होंगे पहले वही डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बाय एज, ओल्ड एलुवियल, अब एलुवियल के ये वो हैं टाइप्स हैं, क्लासीफाई करा है ओल्ड एंड न्यू में, भंगर एंड खादर में। अगर मैं आपको बताऊं, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं ना, कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये क्या है, रिवर है ये,
अब जब ये रिवर है, वैसे रिवर लग नहीं रही है बट आप मान लेना, ठीक है, तो ये रिवर है आपकी यहाँ पे। तो जब फ्लड आएगा, जब देखो मान लो फ्लड आया इस एरिया में, तो रिवर ये कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी रिवर, है ना, यहाँ तक रिवर आ जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ठीक है दोबारा ये अपने पोजीशन पे चली जाएगी, दोबारा ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगी, मिट्टी छोड़ के जाएगी ना, तो वो आपकी क्या बनेगी, वो आपकी न्यू बनेगी, न्यू एलुवियल क्या बनेगी, वो आपकी खादर, ठीक है, खादर बनेगी। और पुरानी वाली कहाँ है, पुरानी वाली यहाँ पर है, ये और पुरानी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी क्या, बंगर। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया, ठीक है। तो फाउंड इन हायर एरियाज, जो ओल्ड एलुवियल है, फाउंड इन हायर एरियाज कंटेन्स मोर कंकर लाइम नोड्यूल्स, मतलब इसके पार्टिकल्स मोटे मोटे होते हैं, लेस फर्टाइल देन न्यू एलुवियल सॉइल। अब न्यू एलुवियल की बात करें, खादर फाउंड इन लो लाइंग फ्लड प्लेन्स, फाइनर पार्टिकल्स, मोर फर्टाइल, फ्रीक्वेंटली रिन्यूड बाय एनुअल फ्लड्स। ये बताया था ना मैंने आपको, देखो यहाँ पे फ्लड आया होगा तो यहाँ पे दोबारा क्या, दोबारा वो रिन्यू हो जाएगी मिट्टी। अब आगे बात करते हैं खादर वर्सेस भंगर, ठीक है, इनका डिफ्रेंसिएशन एक बार देख लेते हैं। खादर के क्या है, फाइन पार्टिकल्स है, मोर फर्टाइल है, रेगुलरली रिन्यूड बाय फ्लड्स। भंगर को देखोगे तो कंटेन्स मोर कंकर, कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल। फर्टिलिटी एंड कंपोजिशन का देखें तो हाईली फर्टाइल, ओवरऑल रिच इन। अब देखो इसमें क्या क्या है, आप अगर बच्चों अगर सॉइल लर्न करोगे ना, तो देखो सॉइल में ना पहली चीज़ उसका कंपोजिशन, उसमें क्या क्या है, ठीक है, और उसकी प्लेस, ये मतलब कहाँ कहाँ पे वो है, और दूसरा चीज़ उसकी क्रॉप्स, ये आपको ज़रूर याद करनी है, ठीक है। तो सॉइल्स का ये ध्यान में आप ज़रूर रखना, इनको आपको ज़रूर याद करना है। तो खादर हो गया, खादर में ठीक है, आप इसके खादर के फाइन पार्टिकल्स हैं, मोर फर्टाइल है, रेगुलरली रिन्यूड बाय फ्लड्स। भंगर की बात करें तो कंटेन्स मोर कंकर, इन पे इसमें कंकर ज़्यादा है, और लेस फर्टाइल है, ठीक है। फर्टिलिटी एंड कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या है, पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम है। और सुइटेबल क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स है इसके लिए, मतलब जो इसमें जो ज़्यादा उगती हैं, कौन सी क्रॉप्स के लिए सुइटेबल सबसे ज़्यादा है, शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, सीरियल्स एंड पल्सेस। ह्यूमन इम्पैक्ट देखें तो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ड्यू टू फर्टिलिटी। अब इसके आसपास क्या देखते हैं कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है ये क्यों, फर्टिलिटी की वजह से, क्योंकि हाई फर्टाइल सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। तो हाई फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ से क्रॉप्स ज़्यादा उगेंगी, क्रॉप्स ज़्यादा उगेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा उधर, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा। अब एलुवियल इन ड्रायर एरियाज टेंड टू बी मोर अल्कालाइन, कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, जिसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन कैसी होती है, देखो जो पहाड़ होते हैं ना, ये वॉल्केनो से बनती है ये, ठीक है। जब वॉल्केनो आया होगा पहाड़ के ऊपर से, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से वॉल्केनो आया होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। अब एक टाइम ऐसा उसमें आया होगा ना, मतलब ठीक है उस वक्त गर्म है, बाद में ठंडा हो गया होगा, तो वो जो लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, है ना, तो वो आपका बसाल्ट बन गया, ठीक है। तो जो वो लिक्विड में आया है आपका लावा, किस में कन्वर्ट हुआ, वो सॉलिड में, किस में कन्वर्ट हुआ, वो सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो क्या हो गया आपका ये ओके, ठीक है। तो ब्लैक कलर, इसलिए उसका कलर भी ब्लैक होता है, ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल है, ठीक है, मतलब इसमें कॉटन कल्टीवेशन अच्छी और ज़्यादा होगी, अच्छी होती है। फॉर्मेशन ड्यू टू लावा फ्लोस, वॉल्केनिक ओरिजिन, क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक मेनली बेसाल्ट।
मोस्टली जो ये फाउंड की जाती है, आप देखोगे तो ये हिली एरियाज़ पे ही फाउंड होगी, जैसे महाराष्ट्र, यहाँ भी पहाड़ हैं, है ना। ये आपका हो गया सुरस्त्रा, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक्सटेंड्स अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। आगे बात करें तो इसका टेक्सचर कैसा है, मेड अप वेरी फाइन क्लेई मटेरियल। क्लेई मतलब थोड़ा सा कैसे बताऊँ आपको, चिकनी मिट्टी की तरह। मॉइस्चर रिटेंशन है, अब देखो इसमें मॉइस्चर रिटेंशन है, ठीक है, मतलब ये मॉइस्चर को क्या कर सकती है, वो जो नमी है ना उसको होल्डिंग कैपेसिटी है इसके पास, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो सपोर्ट्स क्रॉप्स इवन इन ड्राई सीजन, तो ये उन क्रॉप्स को भी सपोर्ट करती है जो ड्राई सीजन में ग्रो होते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट रिच इन किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें, मैग्नीशियम है, पोटैश और लाइम भी है, ठीक है। सुटेबिलिटी हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, हाईली फर्टाइल है और कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या है, सुटेबल है। सपोर्ट्स अदर क्रॉप्स, ये दूसरी क्रॉप्स को भी सपोर्ट करती है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये दूसरी सॉइल को भी सपोर्ट करती है, और इसके पास क्या है, न्यूट्रिएंट रिचनेस की वजह से भी और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से भी ये और क्रॉप्स को, मतलब और क्रॉप्स भी इसमें अच्छे से उग सकती हैं। लेकिन बस एक थोड़ी सी कमी है भाई, ऐसा नहीं है ना भाई, जैसे हर इंसान परफेक्ट होता है तो हर सॉइल भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। तो देखो लो इन फॉस्फोरिक कंटेंट मे रिक्वायर फर्टिलाइजर सप्लीमेंटेशन फॉर सर्टेन क्रॉप्स, ठीक है। फॉस्फोरिक कंटेंट वो लो है तो उसके लिए हाँ फर्टिलाइजर्स की नीड पड़ेगी, तो ठीक है डाल के उसको अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं। अब आगे बात करें, ठीक है, डेवलप, देखो क्या होता है गर्मी में ना, इसमें क्या होता है डीप क्रैक्स आ जाते हैं, समर जब होती है ना वो मिट्टी में क्रैक जैसा आ जाता है इसमें, ठीक है, क्रैक जैसे आ जाता है। एड्स इन सॉइल एरेशन बेनिफिशियल फॉर प्लांट रूट्स। वर्केबिलिटी स्टिकी, अब देखो जब बारिश आती है तो क्या होता है, स्टिकी हो जाती है, व्हेन वेट मतलब गीली हो जाती है तो बड़ी वैसी हो जाती है, चिपचिपी सी। तो जैसे देखो आप खुद देखो अभी समर में क्या वो क्रैक्स डेवलप हो गए, ठीक है, क्रैक आ गए, फिर अब वो मिट्टी बहुत टाइम से खोदी भी तो नहीं गई ना, वो पूरी सूख जाएगी ना, तो जब उस पर वो पानी गिरेगा तो क्या होगा, कहीं पे पानी जमा हो जाएगा कम, कहीं पे ज़्यादा, तो जिससे क्या होगा, वो जैसे कीचड़ जैसा नहीं हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू प्लाउ अनलेस टाइमली इमीडिएटली, अब जैसे क्या होता है पहली बारिश में क्या करना पड़ता है, वो खुदाई कर देते हैं उसको, ताकि पानी क्या हो कि वो चिपचिपी ना रहे, ठीक है, पानी अंदर तक चला जाए। अब आगे बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। देखो डेवलप फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड इन एरिया विद लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे मतलब ये फॉर्म होता है। जोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कौन कौन से पार्ट्स में है, तो ये ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू में है, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सदर्न मिडल गंगा प्लेन हो गए, पिडमेंट जोन हो गए वेस्टर्न घाट्स के। कलर कैरेक्टर्स देखो तो रेड कलर की कब होती है, ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आयरन डिफ्यूज हो जाता है ना, आयरन मिक्स हो जाता है किसके साथ, क्रिस्टलाइन के साथ, ठीक है, तो ये रेड इन कलर हो जाती है। येलो इन कलर कब रहती है, जब आयरन इज इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़े तो लेटराइट सॉइल के बारे में देखें, तो लेटिन वर्ड इसका क्या है, लेटर, जिसका मीनिंग क्या है, ब्रिक। नेम्ड सो ड्यू टू ब्रिक लाइक हार्डनेस व्हेन ड्राई, जब ड्राई हो जाती है तो किसकी तरह ये हार्ड हो जाती है, ईंट की तरह, किसकी तरह, ब्रिक की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, लेटराइट सॉइल। फॉर्मेशन कंडीशंस की बात करें तो डेवलप सिना कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, रिक्वायर्स ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग फ्रॉम हेवी रेनफॉल। चलिए अब इसका थोड़ा सा रह गया लेटराइट सॉइल का जोग्राफिकल स्प्रेड, कहाँ कहाँ तक है ये, सदर्न स्टेट में है, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है। वेजिटेशन इम्पैक्ट इसका देखो तो सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन सच एरिया, सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। पुअर वेजिटेशन है, क्यों, क्योंकि लो ह्यूमस कंटेंट है। सॉइल प्रॉपर्टी देखें तो डीप टू वेरी डीप,
एसिडिक मतलब इसको देख सकते हो मोर देन 6 है pH वैल्यू, लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जनरली इनफर्टाइल, मतलब फर्टाइल मिट्टी नहीं है, ये इनफर्टाइल है। ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस पुअर इन स्पार्स वेजिटेशन, ठीक है। मेन इसका यहाँ पर आते हैं चैलेंजेस, ठीक है। सेमी एरिड एनवायरनमेंट, चैलेंजेस में देखिए तो प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, इम्प्रूव्ड यूज विद, अगर हाँ लेकिन अगर ये कि अगर इसको करा जाए ना प्रॉपर, इसका ट्रीटमेंट करा जाए, मतलब खुदाई वुदाई फर्टिलाइजर्स ऐड सब करे जाएँ तो इसको सुटेबल बना सकते हैं किसके लिए, क्योंकि और यहाँ पे कर्नाटका में केरला में यही करते हैं लोग, ठीक है। सुटेबल बना लेते हैं टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए, लूज लैंड को ट्रीटमेंट करके उसको फर्टाइल लैंड बना लेते हैं। तब मतलब ये भी नहीं प्रॉपर फर्टाइल बनेगा वो नहीं, लेकिन इसने इस कल्टीवेशन के लिए वो सुटेबल हो जाता है। क्रॉप्स ग्रोन इन रेड लेटराइट सॉइल, कैश्यू नट, ठीक है। एरिया भी याद रखना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब आगे बात करें एरिड सॉइल की, रेड टू ब्राउन कलर, टेक्सचर एंड नेचर, सैंडी टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है कुछ एरियाज में, कॉमन सॉल्ट, एग्जैगरेटेड बाय इवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें क्लाइमेट इम्पैक्ट की, किसकी, एरिड सॉइल की बात हो रही है। फाउंड इन ड्राई हॉट क्लाइमेट्स एरिया, है ना, फाउंड इन ड्राई एरिया में पाया जाता है, हॉट क्लाइमेट एरिया में हाई इवेपोरेशन रेट, लो मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट, सबसॉइल कंपोजिशन, कंकर्ड कैल्शियम नोड्यूल्स इन लोअर हॉरिजन्स, restricts water infiltration, कल्टिवेशन कैन बी कल्टिवेबल विद इरीगेशन, मतलब इरीगेशन अगर इरीगेशन हुआ कराए वहाँ पे तो आराम से आप इसे कल्टिवेबल लैंड बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने किसका, वेस्टर्न राजस्थान का। अब आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में, ठीक है। हिली एंड माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है विथ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, कॉमन इन रीजन्स लाइक द हिमालयाज। टेक्सचर वेरिएशन की बात करें तो लूमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स, मतलब लूमी एंड सिल्टी होती है किसमें, वैली साइड्स में। क्वार्ट्स ग्रेन्ड ऑन अपर स्लोप, और इसका स्पेशल करेक्टर्स क्या है कि स्नो कवर्ड एरियाज में होती है, अफेक्टेड बाय डेन्यूडेशन, एसिडिक इन नेचर, लो ह्यूमस कंटेंट। फर्टिलिटी अगर देखो तो ज़्यादा ये क्या होता है कि फर्टाइल इन लोअर वैली पार्ट्स, लोअर वैली पार्ट्स में ये फर्टाइल है, अदरवाइज नहीं, है ना। रिवर टेरेसेस हो गए, एलुवियल फैंस हो गए। सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का खराब होना, है ना, मिट्टी खराब होना, उड़ जाना, चली जाना, मतलब उड़ना मतलब हवा के साथ चली जाना, खराब हो जाना। तो नेचुरल फोर्सेस जैसे वाटर हो गया, गली शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड ग्लेशियर। ह्यूमन एक्टिविटी हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रॉन्ग फार्मिंग मेथड, हम इसके बारे में अभी पहले भी बात कर चुके हैं। गली इरोजन क्या होते हैं, वाटर कट्स डीप चैनल्स इन क्लेई सॉइल क्रिएट्स बैड लैंड्स, चंबल रिवाइंस। अच्छा गलीज होती है ना, गली इरोजन क्या होता है कि मिट्टी होती है ना, मिट्टी तो वाटर कट के जाता है ना, उसे वाटर कट तो ऐसे इतने इतने गड्ढे से टाइप बना देता है, तो उसको गलीज बोलते हैं। लेकिन जब यही गलीज हम चंबल में देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रवाइंस बोलते हैं बस, ठीक है। शीट इरोजन होता है thin layer of topsoil washed away over a large area. Wind erosion, loose soil blown away from flat sloping land. फ्लैट ऑन स्लॉपिंग लैंड से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो हवा क्या करती है, उसको साथ अपने उड़ा ले जाती है। लास्ट देखें तो इन्होंने सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स बताए जिसमें काउंटर प्लाइंग है। काउंटर प्लाइंग क्या होती है, आप देखोगे ना जो पहाड़ मतलब ऐसे एरिया होता है यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे करने ऐसे मतलब इसी उसमें डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, प्लाउ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पानी का बहाव होता है वो कंट्रोल में आ जाता है और मिट्टी नहीं जाती, मतलब वो जो मिट्टी से रिच मिनरल्स होते हैं वो नहीं जाती वहाँ से बह के। टेरेस फार्मिंग आप देखोगे, अब बात आई थी ना पहाड़ पे, तो मैंने पहले बोला कि नहीं पहाड़ पे लोग खेती कैसे करेंगे, लैंड तो फ्लैट चाहिए, है ना, फ्लैट लैंड चाहिए। भाई कोई भी यहाँ पे किसान आएगा कि चलो आज पहाड़ पे खेती करी जाए तो वो तो गिर जाएगा। तो इसका एक दूसरा दोस्त आके कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे खेती, लेकिन एक तरीका और है। कहेगा क्या, वो बताएगा देख हम ऐसे ऐसे स्लोप बना देते हैं, है ना, हाँ ऐसे ऐसे स्लोप बना देते हैं थोड़े, मतलब कैसे ऐसे, हाँ
मेरी ना ड्राइंग अच्छी नहीं है एक्चुअली, बट हाँ, तो वो कहेगा कि ठीक है ऐसे तो नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके, तो ये ऐसे स्लोप टाइप में थोड़ा ऐसे ऐसे करके वो बना देगा, है ना। इसको हम पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सीढ़ीनुमा खेत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ वो कट्स बना देंगे और इसमें वो खेती मतलब क्रॉप्स उगा देंगे। अब देखो क्या होगा, अब ऐसे अगर कोई पानी गिरेगा तो वो सीधा नीचे जाएगा ना। अब पानी तो नीचे जाएगा तो यहाँ से मिट्टी भी तो नीचे आ रही है, मिट्टी भी नीचे आ रही है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा भाई, मिट्टी के भी तो न्यूट्रिएंट्स सारे जा रहे हैं बह के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक साइड से इसको ऐसे काफ कर दिया, ठीक है, ऐसे कट कर दिए, मतलब इस तरह से उसको बना दिया, सीढ़ीनुमा खेत की तरह बना दिया। अब यहाँ से जब पानी जाएगा नीचे तो एक तो देखो पानी ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये स्पीड में भी जाएगा ये पानी, है ना। पानी क्या जाएगा, ये स्पीड में भी पानी जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ये पानी जाएगा वो स्पीड में जाएगा नहीं, वो स्पीड में नहीं जाएगा, वो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके वो पानी जाएगा, स्पीड में नहीं जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है ना, मिट्टी वो रुक जाएगी, यहीं पे नहीं आएगी, वो बहती भी नीचे नहीं जाएगी, वो ऐसे आके फिर रुकेगी, फिर जाएगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगी, तो मिट्टी यहाँ से बहते हुए नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है किसका, सॉइल इरोजन को रोकने का। और ये ज़्यादातर ना आपके ज़्यादातर क्या मोस्टली ये जैसे उत्तराखंड, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ इस पॉइंट को नोट किया जाए, दिस इज़ नॉट यूनाइटेड किंगडम, क्या है ये, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये मोस्टली इंडिया में कहाँ पे करा जाता है, ये उत्तराखंड में होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वहाँ पे ही होता है ये, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है ना वो, इसलिए, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग मैंने आपको बताया ना क्या, कि वहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे ये क्रॉप हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे क्रॉप है। अब फार्मर ने क्या करा, इसके साइड में और यहाँ पे इससे हाइट में जो बड़ी घासेस है ना, घासेस बोल रही सॉरी, ग्रासेस, ठीक है, जो ग्रासेस हैं वो उगा दी, ठीक है, क्या उगा दी, ग्रासेस उगा दी। अब जब ग्रासेस उगा दी तो अब क्या होगा, देखो अब हवा आएगी, हवा आएगी, ठीक है। जब हवा आएगी तो नुकसान किसको होगा, इनको होगा, इनको नहीं होगा, किनको होगा, इन वाली ग्रासेस को होगा नुकसान, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है कि भाई जो क्रॉप्स है अब इनको नुकसान नहीं होगा, इन ग्रासेस को नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए करता है इनको बचाने के लिए। तो ये होता है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, कि उनकी जो क्रॉप्स हैं उनके साइड में उन्होंने क्या करा, उनसे बड़ी बड़ी हाइट में क्या क्रॉप्स उगा दी, जिससे इन क्रॉप्स को बचाया जा सके। शेल्टर बेल्ट्स भी ऐसी होती हैं, बस शेल्टर बेल्ट में फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे क्या उगा दिए जाते हैं, बाउंड्री से ट्रीज़ उगा दिए जाते हैं, ट्रीज़ और प्लांट्स जो भी ट्रीज़ उगा दिए जाते हैं, ठीक है। जिससे भी यही होता है विंड इरोजन, मतलब विंड क्या होती है और बीच में इनके क्रॉप्स होते हैं और बड़े सुंदर से लगते हैं ये देखने में, जब आप देखो ना तो बहुत सुंदर से लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विंड फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे जब विंड आएगी तो इनको नुकसान होगा, इनको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ग्रास स्ट्रिप्स बिटवीन क्रॉप फील्ड टू ब्रेक विंड फोर्स, शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू ब्लॉक विंड, हेल्प स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मिट्टी से उनके न्यूट्रिएंट्स भी उड़ के नहीं जाएंगे और क्रॉप्स भी बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, इसके मैप वर्क भी है थोड़ा सा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में ना मैं इसके आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।